मुझे लग रहा है कि हमें फटाफट से जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वरना दादाजी हमें सुबह सुबह जल्दी उठा देंगे और उसके बाद पूरा दिन हमें उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वरना आप सबको तो पता है ना, दादाजी को देर से उठने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसे ही अरमान ने इस बात की याद दिलाई, सुमित जल्दी से अपने मुंह पर उबासी लेते हुए कहने लगा, अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। और वैसे भी अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझसे सुबह बिल्कुल नहीं उठा जाएगा, और दादाजी की इस बार की कोई भी पनिशमेंट मैं झेल नहीं पाऊंगा। चारों जल्दी से उल्टा सीधा भागते हुए कमरे में पहुंच गए। वो चारों ज्यादातर एक ही कमरे में अलग अलग बेड लगाकर सोते थे और खूब देर तक मौज मस्ती करते थे। उन चारों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो चारों अपनी ही फील्ड के सबसे ज्यादा कामयाब लड़के थे। जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गए। इधर अरमान अपने कमरे में था, लेकिन कुछ देर पहले तक यहाँ आस्था भी थी, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरी तरह से उस कमरे में महक रही थी। अरमान अब इस खुशबू से इरिटेट हो गया। अरमान गुस्से में बेडशीट उठाकर नीचे फेंकते हुए चिल्लाया, 2 मिनट के अंदर मेरा बेडशीट चेंज करो। अगले ही पल 2 नौकर भागते हुए वहां पर आए और बेडशीट चेंज कर दिया। अरमान के घर पर 24 घंटे दिन और रात नौकर अवेलेबल रहते थे, लेकिन कोई फीमेल स्टाफ नहीं थी, सारे मेल स्टाफ ही थे, क्योंकि अरमान को लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक यही वजह थी कि वो कभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस दिन दादाजी ने अपनी सीरियस बीमारी के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में अरमान से कहा, तो चाहकर भी अरमान उन्हें मना नहीं कर पाया। लेकिन अब अरमान फिर इरिटेट हो चुका था, क्योंकि आस्था से शादी करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे खुद कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। बेडशीट चेंज होने के बाद उसे बेहतर फील हुआ और जल्दी ही उसे नींद आ गई। सभी 4 बजे के करीब सोए थे, लेकिन आस्था बहुत जल्दी ही 2 घंटे की नींद पूरी होने के बाद उठ गई और उठकर सबसे पहले अपने आप को आईने में देखा। कुछ पल आस्था अपने आप को देखती रही और बड़बड़ाते हुए बोली, एक ही दिन ने मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पूरे सपने, सब कुछ पूरी तरह बदल कर रख दिए हैं। आस्था की आंखों के किनारे एक बार फिर भीग गए और वो सोचने लगी कि चुलबुली आस्था, जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाई रहती थी, आज वो शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मजाल है कि आज उसकी मुस्कुराहट उसके होठों को भी छू जाए। आस्था ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं आस्था, तू इस तरह से नहीं टूट सकती। तूने तो इससे भी बुरा दिन देखा है, तू ऐसे कैसे टूट सकती है? तुझे हौसला रखना होगा आस्था। अब तू सिर्फ ये सोच कि तू इस कैद से कैसे निकलेगी। जो ये बंदूक वाले मॉन्स्टर अरमान सिंघानिया नाम का फंदा तेरे गले में अटक गया है, तू उससे कैसे निकलेगी? कुछ ना कुछ सोच आस्था, तू इस तरह से हार नहीं मान सकती। आस्था खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी और खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। तभी आस्था को कल रात दादाजी ने जो बातें कही वो याद आने लगी थीं। आस्था सोचने लगी, अगर वाकई अरमान सिंघानिया बदल जाता है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तब आसानी से दादाजी मुझे अरमान सिंघानिया के कैद से आजाद कर देंगे, साथ ही डॉक्टर बनने में मेरी मदद भी करेंगे। वैसे भी मेरी जिंदगी ने मुझे सिर्फ चैलेंजेस ही दिए हैं, इस शादी को भी चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना ही होगा। आस्था ने एक गहरी और लंबी सांस ली और अपने आप को सबके सामने जाने के लिए तैयार करने लगी। आस्था ने शुरू से ही हार मानना नहीं सीखा था। बहुत कम उम्र में ही उसने जिंदगी को उस नजर से देखना शुरू कर दिया था, जो नजर शायद किसी में मैच्योर होने के बाद आती है। सबसे पहले फ्रेश होकर उसने अपना एक और नया जोड़ा पहना। आस्था बड़बड़ाते हुए बोली, अब मैं तैयार कैसे हूं? अरे हाँ, मनोरमा आंटी की बहू शादी के बाद जिस तरह से सज धज कर रहती थी, शायद मुझे भी वैसे ही तैयार होना पड़ेगा। उसने चेक किया, उसकी नानी ने उसके लिए नई पायल भेजी थी, जो उन्होंने बहुत पहले उसके लिए बनवाई थी। उसने वो पायल पहन ली और कुछ चूड़ियां भी पड़ी हुई थी,
जो उसने शादी में पहनने के लिए ली थी। फिर मांग में लगे सिंदूर को उसने अपने बालों में छिपा लिया, क्योंकि उसे रह रहकर कुछ शर्म महसूस हो रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।